नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। हमारे चैनल के लिए आज हम आए हैं संगम यूनिवर्सिटी में, जहां पिछले 3 साल से प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत है। इनका कार्यकाल जल्दी पूरा होने वाला है, मगर इस यूनिवर्सिटी को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। यहाँ के छात्रों को बहुत कुछ दिया है और शिक्षा के उन्नयन में बहुत से कार्य किए हैं। कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। शाम को मैंने वो खबर पढ़ी तो मेरे मन में इच्छा हुई, क्यों ना प्रोफेसर करुणेश सक्सेना से हम ये जानकर जाने कि उन्होंने जो 3 साल में जो कार्य किए हैं, क्योंकि ये सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ से यहाँ आए, शिक्षा से इनका बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, MBA में रहे हैं। और अभी जो मोदी सरकार ने बजट दिया है उसमें ये कहा गया है कि जो शिक्षा के लिए 5,000 रुपये इंटर्नशिप दी जाएगी 500 टॉप कंपनीज के अंदर। तो जो शिक्षा का जो स्तर है और शिक्षा के अंदर क्या क्या ज़रूरतें हैं, एक लंबा अनुभव है, MBA से हैं, तो ये प्रैक्टिकल रूप से ये जानते हैं कि आज क्या स्थिति है देश की और शिक्षा को क्या सुधार किया जाए, जिससे कि आगे लोग जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो और उनके अभिभावक प्रभावित हों, उनको लाभ मिले। सक्सेना जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पहले तो आपका 3 साल का कार्यकाल यहाँ पे पूरा हो रहा है अगले महीने। 3 साल में आपने संगम यूनिवर्सिटी को बहुत कुछ दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हुई थी आपकी, तब भी मैं आया था और उसके बाद एक इंटरव्यू भी मैंने किया था यहाँ पे। कल आपने IIRF रैंकिंग की बात की। क्या थी IIRF रैंकिंग जिसमें आपने संगम यूनिवर्सिटी को बड़ा दिया? तो सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और दर्शकों का अभिवादन है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी, आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। देखिए, मैंने यहाँ पर 1 सितंबर 2021 को वाइस चांसलर के तौर पर संगम यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था और एक दिन पहले ही 31 अगस्त 2021 को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी। आपने जो IIRF रैंकिंग के बारे में पूछा है, तो इसका मैं बता दूं कि ये इंडिया इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो कि पूरे देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करता है, केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। क्योंकि एक NIRF होता है जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, IITs, IIMs, नेशनल एमिनेंस के इंस्टीट्यूट, सभी की रैंकिंग जो है वो NIRF में होती है, जबकि IIRF जो है केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करता है। हमने सबसे पहले संगम यूनिवर्सिटी को 2022 में इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में अप्लाई करवाया था और तब हमारी जो है पूरे देश में 45वीं रैंक थी और राजस्थान में 6वीं रैंक थी। 2022 की बात कर रहा हूँ मुनेश जी में। और उस समय संभावित तौर पर करीब 950 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी देश में। 2023 में जब हमें जब उसका फ्रेमवर्क समझ में आया कि किन पैरामीटर्स पे काम करना है, तो 2023 में हमने जब दोबारा उसके लिए आवेदन किया, अप्लाई किया, तो फिर हमारी रैंक इम्प्रूव होकर के राजस्थान में 6ठे से 4थे पर आ गई और पूरे देश में जो 45वीं रैंक थी वो 39th पर आ गई। तो 39th पर आना लगभग 1000 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वो भी बड़ी उपलब्धि थी। अब इस वर्ष जब मैं 2024 के लिए अप्लाई कर रहा था, तब मेरे मन में ये एक संशय था कि अगर हम और अधिक इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन था। अब इसमें ईश्वर का ऐसी कृपा रही, हमारा सौभाग्य रहा कि 2 हफ्ते पहले ये IIRF की नई रैंकिंग जारी हुई है। अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जो कि AICTE के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, अभी NAC के चेयरमैन हैं, उनके हाथों से ये रैंकिंग रिलीज हुई दिल्ली में। तो उस रैंकिंग के अनुसार हमारी रैंक इम्प्रूव होकर के अब 3रे स्थान पर आ गए हम राजस्थान में और पूरे देश में हमारी रैंक 37वीं है। यहाँ ये बताना प्रासंगिक होगा मुनेश जी कि पहले 2 स्थान पर जो राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं वो दोनों जयपुर में स्थित हैं और लोकेशनल एडवांटेज तो उन्हें मिलता ही है। उसके अलावा वो नेशनल ब्रांड हैं दोनों के दोनों। तो ये एक संगम विश्वविद्यालय छोटी जगह में भीलवाड़ा में स्थित होने के बावजूद भी जो है अगर इस प्रकार की उपलब्धियां कर पा रहा है, तो मैं इसका पूरा श्रेय अपनी टीम को देता हूँ। आपकी जो न्यूज़ पड़ी थी उसमें एक चीज़ बात और आई थी कि आपके कार्यकाल में 2 विदेश
मलेशिया और किसी और जगह से आपने एमओयूज की है ताकि आपके यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जा सकें या वहाँ की जो एजुकेशन है वो यहाँ आ सके, वो क्या है, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? जी हाँ, ये हमारा एक जब NEP 2020 आया तो उसकी भी आपको जानकारी है, दर्शकों को भी जानकारी होगी कि मैं NEP 2020 बनाने वाली कमेटी में सदस्य भी रहा। तो उसमें इंटरनेशनलाइजेशन पे बहुत फोकस है, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर फोकस है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये तय किया कि मैं विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो कि अच्छी गुणवत्ता के विश्वविद्यालय हैं, उनसे संगम विश्वविद्यालय का एक MOU करके साझा कार्यक्रम स्थापित करेंगे। उस कड़ी में सबसे पहले मैं मलेशिया गया और मलेशिया में जिस प्रकार का मैंने देखा शिक्षा का स्तर, बहुत अच्छा स्तर मैंने देखा। जो QS रैंकिंग, जो वर्ल्ड की रैंकिंग मानी जाती है, जिसको टाइम्स सर्टिफिकेशन रैंकिंग भी कहते हैं, उसकी टॉप 1% ग्लोबल कंपनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनसे मैंने बातचीत की, उनसे हमारे यूनिवर्सिटी का MOU करने में मैं सफल हो पाया। ऐसी 3 यूनिवर्सिटीज़ से मैंने जो है वो समझौते किए। उन समझौते के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से शिक्षकों का आदान प्रदान, विद्यार्थियों का आदान प्रदान, साझा कॉन्फ्रेंस करना, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करना, वर्कशॉप करना, फैकल्टी डेवलपमेंट के रिसर्च में मिल करके काम करना, ये सारे समझौते हुए। उसके कुछ ही महीनों बाद मैं वियतनाम गया, वहाँ पर 6 यूनिवर्सिटी से इस प्रकार का हमारा समझौता हुआ। वियतनाम की तो यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स संगम यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन फिजिकल मोड में आकर के यहाँ पर उन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया। और इस प्रकार से अभी 2 महीने पहले ही मैं जो है दुबई में भी इस प्रकार के समझौते करके आया हूँ। बहुत शीघ्र ही संगम विश्वविद्यालय के चुनिंदा विद्यार्थी सेमेस्टर एब्रॉड स्कीम में विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने का उन्हें अवसर मिलेगा। उसी प्रकार से विदेश के विद्यार्थी भी यहाँ आकर के, यहाँ के संगम के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में रह करके हॉस्टल वगैरह में रह करके, और वो उस प्रकार की एक कल्चरल आदान प्रदान का एक्सचेंज का है, वो भी होगा। सक्सेना जी, अभी बजट आया था, उस बजट पर लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था, मगर मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में कुछ नए कोर्सेज संगम में खुले हैं, जैसे नर्सिंग का एक थी या कुछ और जो ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, उनको लेकर आपने क्या क्या नया नवाचार किया, उसको लेकर के पहले बात करें, फिर बाकी बजट। मैं पुनः NEP 2020 की तरफ लौटना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये एक मैक्रो लेवल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि हायर एजुकेशन में गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो सबसे, चूँकि मेरा स्वयं का इसमें भागीदारी रही इन योजनाओं को बनाने में भारत सरकार की तरफ से, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि 2022 में ही, जुलाई 2022 से 22-23 सेशन से ही हमारे संगम यूनिवर्सिटी के सभी पाठ्यक्रमों को NEP से अलाइन कर दिया। और संभवतः ये राजस्थान का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी रही संगम जहाँ पर कि इस प्रकार का अलाइनमेंट हमने किया। उसी कड़ी में इस साल हमने भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के तौर पर जानते हैं, गुरुकुल पद्धति, उसमें एक अंश है, लेकिन और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें हैं। तो मैंने जब जनवरी में, हम लोग साल में 2 एकेडमिक काउंसिल करते हैं, तो जनवरी 2024 में जब एकेडमिक काउंसिल मैंने की थी, उस समय पर मैंने IKS पर एक पूरा प्रेजेंटेशन एकेडमिक काउंसिल में दिया और डीन्स को निर्देशित किया कि अपने अपने स्कूल के वो बोर्ड ऑफ स्टडीज करके जहाँ जहाँ संभव हो IKS का समावेश करें। तो वो कार्यक्रम भी 6 महीने तक चला और अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 24 जुलाई को, 2 दिन पहले ही, हमारी एकेडमिक काउंसिल में उन पाठ्यक्रमों को स्वीकृति मिल गई है। अब 24-25 से जो हमारे पाठ्यक्रम लागू होंगे वो न केवल NEP अलाइंड होंगे बल्कि IKS अलाइंड भी होंगे। तो ये 2 बातें मैं बताना चाह रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे नए पाठ्यक्रम भी आए हैं। जो वर्तमान पाठ्यक्रम है उनमें भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया है। उदाहरण के तौर पे हम मैथमेटिक्स तो पढ़ाते ही थे, अब वैदिक मैथमेटिक्स का उसमें योगदान आ गया है। इसी प्रकार से हम बॉटनी पढ़ाते हैं, उसमें हर्बल मेडिसिन का और एरोमेटिक प्लांट्स का योगदान आ गया। इस प्रकार से हर फील्ड में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में श्रीमद् भगवद गीता की जो मैनेजरियल रिलेवेंस है, वो तो आपने बहुत पहले की थी, नागेश्वर राव पे नहीं, वो भी भोपाल से एक प्रोफेसर आते थे, PM मिश्रा साहब उनके समय का
तो उसको हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया जी। है। और लॉर्ड कृष्ण एज अल्टीमेट मैनेजमेंट गुरु, इस तरीके के हम पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब नए पाठ्यक्रमों की बात करें तो मुझे ऐसे याद नहीं है कि पिछले 3 सालों में कितने आ गए, पर मेरा ऐसा अंदाजा है कि कम से कम 12-15 नए अच्छे कोर्सेज मेरे कार्यकाल में आए हैं। मोस्ट रिसेंटली अभी बीएससी नर्सिंग, बीएससी जीएनएम और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, होटल मैनेजमेंट में कुछ नए कोर्सेज और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि एड ऑन कोर्सेज, स्किल कोर्सेज हैं, वो भी आए हैं। एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो आजकल एडटेक बहुत चल रहा है, एडटेक और एजुकेशनल लीडरशिप, इस तरीके के नए कोर्सेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी काफी कुछ पर आजकल काम चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ। उसके ऊपर भी कोई आप? जी हाँ, हमारे यहाँ बीटेक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का कोर्स चल रहा है। इसी के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नए स्वरूप में मैकेट्रॉनिक्स के नाम से उस तरीके से चल रहा है। बच्चों को बहुत सारे हैकाथन और इसमें इनोवेटिव प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड हुए हैं। उसके अंतर्गत हमने एक AR VR लैब की स्थापना भी की है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी लैब के नाम से जानी जाती है। ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सर, एक अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। अभी घोषणा हुई है बजट के अंदर कुलगुरु की, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार का ये विशेषाधिकार है, वो जिस प्रकार से नाम रखना चाहें रखें। और मैं जहाँ तक मेरी समझ है, ये मध्य प्रदेश में भी लागू की जा रही है। उत्तराखंड में भी इसमें विचार चल रहा है। 3-4 राज्यों का इसमें नाम आया है। हालांकि इसका विरोध भी मैंने अखबार में पढ़ा था कि कुलगुरु जो है वो थोड़ा सा उधर आध्यात्मिक तरफ चला जाता है, जो कर्म कांड, जो पंडित के जो काम होते हैं उसमें चला जाता है। और कुलपति जो है, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर 10,000 से अधिक विद्यार्थी हों तो ऐसे विश्वविद्यालय का जो है वो प्रमुख, वो कुलपति कहलाने योग्य है। तो NEP में भी इस तरीके की अवधारणा है कि भले ही कम शिक्षण संस्थाएं हों, लेकिन एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मैं समझता हूँ कि नाम कुछ भी हो, लेकिन काम वो होना चाहिए कि शिक्षा का स्तर सुधरे, बच्चों का भविष्य। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख है उसका ये काम होना चाहिए कि शिक्षा का स्तर सुधरे, और वो ज़्यादा काम है। अभी भारत सरकार ने बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, ने घोषणा की है कि 500 टॉप कंपनीज के अंदर स्टाइफंड दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, जो वहाँ जाएंगे, जो इंटरव्यू करेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जब मैं डिस्कशन में बैठा तो ये बात निकल के आई कि जो देश के विश्वविद्यालय हैं, वो जो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो डिग्रीज लेके आ रहे हैं, उनका क्या स्तर 5,000 रुपये का है? क्योंकि उनमें स्टाइपेंड 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। तो साल भर बाद फिर उनके सामने जो वही स्थिति आएगी कि वो क्या करें क्या नहीं करें। इसको लेकर आपकी क्या सोचे? क्योंकि जब बच्चा आप जैसे कॉलेजों से निकलता है या इतनी हायर रैंकिंग वाले इन संस्थानों से निकलता है, और अगर वो 5-6 हज़ार में जाके इंटर्नशिप करता है, तो क्या आप ऐसे भी कर सकते? इसमें थोड़ी सी भ्रांति फैली हुई है, जिसको मैं स्पष्ट करना उचित समझता हूँ कि हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि हम केवल सैद्धांतिक शिक्षा ना दें, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा भी दें। इसी कड़ी में हमने पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि संगम विश्वविद्यालय का लॉजिस्टिक सेक्टर काउंसिल चेन्नई से और स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर दिल्ली से और रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुंबई से इस प्रकार के हमने MOU किए हैं। और इसमें अधिकांश फोकस जो है वो स्किल एजुकेशन पर है। अब स्किल एजुकेशन के तहत क्या हो रहा है कि जैसे हम डिप्लोमा की बात करते हैं, डिप्लोमा 3 वर्षीय होता है। उसके पहले 4 सेमेस्टर वो यहाँ पर संगम यूनिवर्सिटी में यहाँ पर सैद्धांतिक शिक्षा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन लेकर के जाएगा। 5वें और 6वें दोनों सेमेस्टर यानी पूरा 1 वर्ष तक उसे, अब यहाँ पर देखिए ये टर्म को समझिए, ये टर्म इंटर्न नहीं है, इंटर्नशिप कर रहे हैं। हाँ, इसको कहना चाहिए अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप के लिए भारत में कानून बना हुआ है। यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री को बाध्यता है कि उन्हें अप्रेंटिस अपने यहाँ लगाने होंगे। तो अप्रेंटिस को, अब आप ये कल्पना कीजिए कि यदि कोई बच्चा है
5th सेमेस्टर में वो पढ़ रहा है, डिप्लोमा का 6th सेमेस्टर में पढ़ रहा है, अभी उसकी डिग्री डिप्लोमा हुआ नहीं है, उसको अगर 5,000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति माने अपन, एक स्कॉलरशिप मिल रही है और साथ में उस इंडस्ट्री में घुस करके अंदर जाकर के हैंड्स ऑन काम करने का मौका मिल रहा है और स्किल उसका डेवलप हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत सरकार की बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत बच्चों में स्किल आएगा और जैसे ही उनका कोर्स पूरा होगा और यदि उस बच्चे में कुछ हुनर वो देखते हैं वहाँ पर कंपनी वाले, तो प्री प्लेसमेंट भी इसको देखा जाता है कि वो उस बच्चे को वहीं जॉब ऑफर मिल जाए और डेफिनेटली जब वो डिप्लोमा उसके हाथ में होगा तो 5,000 का नहीं होगा, वो उसके पास में एक अपना जो इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, इंटर्न होना, प्रोबेशनर होना, फिर उसको फुल फ्लेजेड एम्प्लॉयमेंट में आना, उस तरीके से प्रोग्रेशन होगा। तो ये प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग देने के लिए भारत सरकार का बहुत अच्छा एक महत्वाकांक्षी योजना है। 2,10,00,000 युवाओं को इससे फायदा होने की उम्मीद है। बात आप कर रहे हैं विद इन कोर्स करते हुए टाइम की, जी, मगर जो बजट में घोषणा है वो है कि अगर एक बार वो डिग्री लेके निकल जाएगा, उसके बाद उसे अप्रेंटिसशिप में लगाया जाएगा, तो इंटर्नशिप में लगाया जाएगा या अप्रेंटिसशिप में लगाया जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है। एक डिग्री से पहले का और एक डिग्री के बाद, एक डिग्री के दौरान का है। हाँ, डिग्री, उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? जी, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर अनएम्प्लॉयड यूथ है तो अब उसको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट का साधन मिलना चाहिए और हम बेरोजगारी भत्ता दें, इसके बजाय उसको किसी न किसी काम में लगाएंगे तो उसे थोड़ा संतोष मिलेगा। इसके अलावा मेरा वैसे अगर ये डिग्री के बाद दिया जा रहा है तो ये अमाउंट मेरी नज़र में कम है और इसका बढ़ावा होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से जो विद्यार्थी निकल रहे हैं उनकी बर्थ क्या है, तो ये हमसे छुपा नहीं है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच का गैप है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इस गैप को फुलफिल कर पा रही हैं। बहुत सारे ऐसे सर्वे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि मोर देन 50% जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो हम लोग संगम यूनिवर्सिटी में उनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमने एक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट बनाया है, हमने एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को उनको कैसे उनको अपनी रिज्यूम बनानी है, कैसे उनको जीडी देना है, उनके मॉक जीडी होते हैं, कैसे उनको इंटरव्यू देना है, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ताकि उनका प्लेसमेंट अच्छे से अच्छी कंपनी में अच्छे से अच्छे पैकेज पर हो सके। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। संगम के एक विद्यार्थी ने हमें गौरवान्वित किया है। मुंबई की एक चूँकि अभी ऑफर लेटर आना बाकी है तो मैं कंपनी का नाम अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुंबई की एक कंपनी ने हमारे विद्यार्थी को 18 लाख रुपए सालाना का ऑफर भी दिया है। 18 लाख का मतलब होता है कि निकलते ही कॉलेज से 1.5 लाख रुपए प्रति माह उसको मिलने लगे। तो ये विद्यार्थियों के स्किल और उनकी अपनी लगन पर भी डिपेंड करता है और ये यूनिवर्सिटियों का और टीचर्स का भी ये दायित्व है कि ऐसा मटेरियल निकालें जो रेडी टू यूज मटेरियल हो, जिसकी बाजार में वर्थ हो। आज अहमदाबाद के IIM उदयपुर के जो बच्चे हैं उनका किस तरीके से पढ़ते हुए ही प्लेसमेंट अच्छी मल्टीनेशनल में हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा स्तर से। सक्सेना जी, जो बात है आपके साथ करने का उसका उद्देश्य ये है कि आप मैनेजमेंट के आदमी हैं, आप पैसिफिक यूनिवर्सिटी में रहे हैं, आप 3 साल यहाँ वाइस चांसलर रह लिए संगम यूनिवर्सिटी में, आपको एजुकेशन, स्टूडेंट की साइकोलॉजी, मार्केट की स्थिति सबका ज्ञान है। तो अभी आपने कहा कि मैंने MOU किया विदेशी यूनिवर्सिटी से ताकि शिक्षा का स्तर उच्च गुणवत्ता वाला हो। क्या कमी है हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति में, किस सुधारों की जरूरत है कि हमारे यहाँ से निकलने वाला बच्चा चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो वो एक उच्च गुणवत्ता वाला हो, क्योंकि आज एक माँ बाप बहुत कठिन परिश्रम करके पैसा लगाता है और फिर स्टूडेंट को तैयार, पर वो बाद में अगर एम्प्लॉय नहीं होता तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है, वो डिप्रेशन में जाता है, उसकी स्थिति खराब होती है, उसके फैमिली की स्थिति खराब होती है। सरकारें जरूर कोशिश करी, चाहे स्टेट सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी प्रयास है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्रस्ट्रेशन खत्म हो। बीइंग ए कैंडिडेट, आपका जो अनुभव है शिक्षा का, आपका जो मैनेजमेंट का अनुभव है, क्या सुधार की आवश्यकता है? जी हाँ, मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूँ। सागर यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया, 1984 का पास आउट हूँ। मल्टीनेशनल्स में कुछ समय काम किया। देश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जैसे कि विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन है, सागर यूनिवर्सिटी है,
जम्मू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन सब में कार्य करने के बाद मैं 97 में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर आया था। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने 24.5 वर्ष की सेवा अनवरत मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में दी, जहाँ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में मैं 4 बार निदेशक और फैकल्टी चेयरमैन के पद पर रहा। और इसके अलावा मैं ICCR का चेयर प्रोफेसर भी रहा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जो कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन आता है, उसमें विदेश में जाकर के मैंने सेवाएं दी हैं। तो इस तरह अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली देयर इज नीड फॉर ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन। जैसा मैंने कहा कि जब तक इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं होगा, तब तक ये बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी का शिक्षा के प्रति लगन बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि कोरोना के बाद से इनको क्लासरूम में बुलाने के लिए भी, क्लासरूम में इनको मोटिवेट करके लाने के लिए भी हमें इस तरीके से लगता है कि कैसे इनको लाया जाए। तो शिक्षण पद्धति में इस प्रकार के हम लोग सुधार कर रहे हैं कि जिसमें उसको अट्रैक्टिव बनाया जाए टीचिंग को, ताकि विद्यार्थी आए, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाए। लाइव प्रोजेक्ट्स आदि के द्वारा इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। संगम यूनिवर्सिटी का सौभाग्य है कि ये संगम ग्रुप के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए संगम इंडस्ट्री के, संगम समूह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो वहाँ पर विद्यार्थियों को, अभी हम जो एक डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग ला रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों को 1 हफ्ते यहाँ पढ़ना है, 1 हफ्ते संगम समूह में जाकर के मशीनों पर काम करना है। डेफिनेटली फर्स्ट टू सेमेस्टर तो उसको फंडामेंटल जानना पड़ेंगे, 3rd सेमेस्टर से हम ये योजना ला रहे हैं, उसके लिए भी उनको जो है वो अप्रेंटिसशिप का अमाउंट दिया जाएगा समूह के द्वारा। तो इस प्रकार की योजनाएं बनाना, इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ बुला करके उनके लेक्चर कराना, पाठ्यक्रम बनाते समय हमें एलुमनाई को, एम्प्लॉयर को और हमारे सोसाइटी को कंसल्ट करके और उन पाठ्यक्रमों को बनाना, और जिस प्रकार की शिक्षक की क्वालिटी बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो आत्मा है वो उसका शिक्षक होता है। तो उस शिक्षक को किस प्रकार से एम्पावर किया जाए, किस प्रकार से उसको ट्रेन किया जाए, किस प्रकार से उसको डेवलप किया जाए कि वो आगे उसका, फिर हम अगर एक शिक्षक को ट्रेन कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, हजारों विद्यार्थियों का भविष्य और जीवन को सुधार देगा अपने सेवा काल में। तो हम इस पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि ये जो रैंक आ रही है ARF वगैरह में, इसमें हमारे शिक्षकों के 100 से अधिक पेटेंट हैं। और जो 2nd रैंक यूनिवर्सिटी है, नाम मैं उसका नहीं लूँगा जानबूझकर, तो उस यूनिवर्सिटी से 4 गुना अधिक पेटेंट हमारे पास है। और 750 करीब रिसर्च पेपर्स हैं जो स्कोपस और UGC केयर और इस तरीके के प्रतिष्ठित जर्नल्स में। तो टीचर इम्प्रूव हो रहा है, तब एजुकेशन क्वालिटी बढ़ेगी, तब विद्यार्थी की स्तर बढ़ेगा। ये मेरा एक पूरी प्रोसेस है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के मोह हमारे यहाँ है, आपने विदेशी यूनिवर्सिटीज से MOU किया, क्या शिक्षा में डिफरेंस है वहाँ और यहाँ के? वहाँ मेरा UK का अनुभव बहुत रहा है। मैं 3 बार इंग्लैंड और पूरे स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, चारों जगह जिसको मिला करके UK बनता है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ के विश्वविद्यालयों में गया भी हूँ, उनके शिक्षकों से, विद्यार्थियों से चर्चा भी की है। 2 बातें मैंने वहाँ देखी हैं, ना केवल UK में बल्कि और भी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर मैंने काम किया। ऑस्ट्रेलिया भी है, पापुआ न्यू गिनी जहाँ पर मैं ICCR चेयर प्रोफेसर होके गया था। मैं रशिया में भी गया हूँ, और कजाकिस्तान जो जगह है वहाँ पर भी यूरेशियन नेशनल यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। तो हर जगह मैंने ये देखा है कि जो हमारे विद्यार्थी एक सीध में 10वीं किया, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं, वहाँ इस तरीके का नहीं है। कुछ पढ़ के फिर कुछ फील्ड में जाकर के फिर एक्सपीरियंस ला करके फिर जो उन्होंने फील्ड में सीखा है उसका फिर वहाँ यहाँ एप्लीकेशन करना, यहाँ से और नई चीज़ें सीख के फिर वापस फील्ड में जाना। तो मैंने जब UK में देखा तो एक MBA की क्लास में एक एवरेज एज मैंने 35 ईयर्स पाई, और वो मिडिल मैनेजमेंट लेवल का व्यक्ति था। तो उसको इतना पहले ही एक्सपोजर, इतनी मैच्योरिटी थी, तो वो मैनेजमेंट एजुकेशन का लाभ ले पा रहा था। तो पहला तो मैंने ये सीखा कि व्यवहारिक
जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो लेकर के विद्यार्थी क्लासरूम में आता है। फील्ड की प्रॉब्लम्स उसको फील्ड पता की है। प्रॉब्लम्स उसको पता है। जी। मैं सर कुछ दिन पहले शारजाह गया था, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में मुझे आमंत्रण दिया गया लेक्चर लेने का। मैंने पूछा ये किस कोर्स का? कहने साहब ये शाम को क्लासें होती हैं। जब मैं गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं वहाँ बीबीए एविएशन के बच्चों को पढ़ा। अब बीबीए में भी एविएशन का स्पेशलाइजेशन है और वहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फ्लाई एमिरेट्स के एम्प्लॉइज थे जो कि बीबीए एविएशन कर रहे थे साथ में। तो इस प्रकार का जो चलन चल रहा है, और आजकल तो खासकर ये जो हमारी ब्लेंडेड लर्निंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्स है, तो इसके कारण तो हम अच्छे ऐसे इन सर्विस एग्जीक्यूटिव्स को हम ले सकते हैं। संगम यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है जो एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, जिसमें संगम समूह के जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो तो है ही है, और भी आसपास के दूसरे एग्जीक्यूटिव भी काम कर रहे हैं, पढ़ेंगे। ये थे सक्सेना साहब जो बता रहे थे अपने अनुभव को, उनकी उपलब्धियों को जो उन्होंने संगम यूनिवर्सिटी में रहते हुए संगम यूनिवर्सिटी को दी है, और आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बजट जो आया उसमें जो घोषणा की गई है यूथ के बारे में, कुलगुरु की अवधारणा के बारे में, हम सक्सेना साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और एक बार पुनः बात करेंगे कुछ समय बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सभी दर्शकों।